वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है कैलकुलेट प्रेशर ऑफ अ गैस टेकिंग इनटू अकाउंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हैंस एस्टेब्लिश अ रिलेशन ऑफ काइनेटिक प्रेशर विद माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने काइनेटिक कैलकुलेशन करनी है प्रेशर की। फिर उसके बाद काइनेटिक प्रेशर जो हमारे पास आएगा उसकी जो है हमने मतलब रिलेशन बिल्ड करना है बिटवीन काइनेटिक प्रेशर एंड माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम जो है वो काइनेटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इसके लिए आपको क्या चाहिए, द मोमेंटम ट्रांसफर बाय द मॉलिक्यूल्स टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ अ गैस। मतलब जब गैस के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर के अंदर आपने गैस को बंद किया है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाते हैं तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं किसको, कंटेनर की वॉल को। ठीक है, क्या है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना मोमेंटम जो है वो कंटेनर की वॉल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स अपना मोमेंटम वॉल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर एक्सर्ट किया है किस पर, कंटेनर की वॉल्स पर। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रेशर ऑफ अ गैस। कंसीडर अ क्यूबिकल बॉक्स हैविंग साइड एल। क्यूबिकल बॉक्स है, एक साइड की लेंथ गिवन है एल, तो इसका मतलब है कि क्यूब के जितने भी फेसेस होंगे सबकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। इट्स फेस एरिया इज़, अगर हम एक फेस का एरिया निकालना चाहें तो आपको पता है एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब चूँकि क्यूबिकल बॉक्स है तो बेटा लेंथ भी एल है और उसकी विड्थ भी एल है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो बेटा आप जानते हो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब क्यूबिकल बॉक्स के लिए लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है, हाइट भी एल है, तो वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब। द बॉक्स कंटेन्स एन मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग विद वेलोसिटीज। अब इसका मतलब है कि क्यूबिकल बॉक्स लिया है और उसके अंदर आपने गैस इनक्लोज की है। ठीक है, गैस रखी हुई है और जो गैस आपने बॉक्स के अंदर रखी हुई है उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें कंसीडर किया है कि वो एन मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में है। तो इसका मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करेगा, वाई एक्सिस भी मूव करेगा और जी एक्सिस भी मूव करेगा। तो विद वेलोसिटीज़ अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं और इसकी वेलोसिटी को v1 कंसीडर करते हैं तो बेटा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा, अलोंग वाई एक्सिस भी होगा और अलोंग जी एक्सिस भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने कंसीडर किया हुआ है क्यूबिकल बॉक्स। इसी तरह V2 V3 मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए V1 है, सेकंड मॉलिक्यूल के लिए V2 है, थर्ड जो है मॉलिक्यूल के लिए V3 है, इस तरह nth मॉलिक्यूल के लिए Vn है। तो हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है उसका कंपोनेंट जो है वो 3 एक्सिस के अलोंग होगा, अलोंग एक्स एक्सिस भी होगा, अलोंग वाई एक्सिस भी होगा और अलोंग जी एक्सिस भी होगा। देखिए ज़रा, ये है बेटा हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स। बेटा ये आपके पास इस क्यूब की एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, सी एक्सिस है। देखिए इसमें nth मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ 2 फेसेस कंसीडर की गई हैं। एक फेस है ए बी सी डी, ठीक है, ये वाला फेस, और एक फेस क्या है, ई एफ जी एच, ठीक है, एक ये फेस है। अब करना क्या है, कंसीडर nth मॉलिक्यूल्स हैं और सबके सब रैंडम मोशन में हैं, तो बेटा हम सभी मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ नहीं ले सकते।
ठीक है। हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल को लेकर सारा काम करेंगे और फिर बाकियों के लिए भी कह देंगे कि बाकी मॉलिक्यूल जो हैं वो भी इसी तरह बिहेव कर रहे हैं। तो सपोज़ हम इसमें से मैं ये एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, और मूव कर रहा है टूवर्ड्स फेस ABCD। ठीक है, इस मॉलिक्यूल ने क्या करना है, इस फेस की तरफ आना है, इस लाइन को फॉलो करते हुए। ठीक है, और ये फेस जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे, ये एक्स एक्सिस है और फेस ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये एक हमने मॉलिक्यूल कंसीडर किया है। ये मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है टूवर्ड्स फेस ABCD। अब बेटा ये हमने जो मॉलिक्यूल लिया है, सपोज इसका मास जो है वो m है और ये वेलोसिटी v1x के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, v1x क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है तो इसलिए मैंने 1 का वर्ड यूज़ किया है। v1x मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। ठीक है, और ये मूव करते हुए जब इस फेस के साथ टकराएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस फेस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसका मतलब ये अपना मोमेंटम जो है वो इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ये फेस भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस मॉलिक्यूल पर, जिसकी वजह से जैसे ही मॉलिक्यूल इसके साथ टकराया तो टकराने के बाद वो वापस इसी डायरेक्शन में वापस आया। लेकिन क्या हो गया, मतलब पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वापस चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस मॉलिक्यूल ने इस फेस पर फोर्स एक्सर्ट किया तो एज अ रिज़ल्ट इस फेस ने भी इस मॉलिक्यूल पर फोर्स एक्सर्ट किया, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस मॉलिक्यूल ने इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया और फेस ने इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो इसका मतलब है कि कोलिजन से पहले ये मॉलिक्यूल जो था किस मोमेंटम के साथ जा रहा था, mv1x के साथ, लेकिन कोलिजन के बाद क्या हुआ, माइनस mv1x हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया। तो ज़रा देखिए, नाउ टेक अ सिंगल मॉलिक्यूल हैविंग मास m is moving with velocity v1x along x axis। ठीक है, इट कोलाइड्स विद फेस ABCD इलास्टिकली। इलास्टिकली का मतलब क्या है, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, एंड टेक्स रीबाउंड एंड रिटर्न विद स्पीड v-v1x। ठीक है, उसके साथ टकराया, टकराने के बाद वापस आया, लेकिन किस स्पीड के साथ, -v1x के साथ। क्यों, क्योंकि देखिए गया वो राइट साइड पर था, राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस था और वापस वो आ रहा है लेफ़्ट साइड पर, तो लेफ़्ट साइड पर क्या है, माइनस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसलिए क्या आ जाएगा, -v1x आएगा। अब बेटा बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकालना चाहिए, आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p=mv। ठीक है, p=mv। बिफोर कोलिजन निकालना चाह रहे हैं तो मैस m ही रहेगा, v की जगह क्या आ जाएगा, v1x, क्योंकि हमने कहा था कोलिजन से पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, v1x है। फिर उसके बाद मोमेंटम निकालना है आफ्टर कोलिजन, तो बेटा क्या आ जाएगा, -mv1x। ये इंडिकेट कर रहा है कि टकराने के बाद रिवर्स हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो माइनस का साइन आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो बेटा फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास -mv1x है, माइनस इनिशियल मोमेंटम ये है, तो दोनों माइनस में ऐड होकर -2mv1x आ जाएगा। अब ये है द मॉलिक्यूल स्टार्ट फ्रॉम face EFGH reaches at face ABCD after covering distance L. Then it take rebound and reaches back to the face EFGH after covering distance L. अब बेटा वो क्या कह रहा है कि अब पहले हमने सिंगल मॉलिक्यूल लिया ना, तो अब हम कहते हैं कि अगर सभी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स इस फेस से, ये फेस क्या है, EFGH, ये फेस है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ABCD। ठीक है, और इस फेस के साथ टकराते हैं। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, L। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, L। यहाँ से यहाँ जी बेटा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L है।
क्योंकि हमने कहा है कि इसकी क्यूबिक जो हमने बॉक्स लिया है इसकी लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है और हाइट भी एल है। तो बेटा यहाँ से टू फेसेस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, एल। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस एल कवर करते हुए इसके साथ टकराएंगे और टकराने के बाद फिर से डिस्टेंस एल कवर करते हुए इस फेस तक दोबारा पहुँचेंगे। तो the time taken by the molecules moving with velocity v1x during this trip collision is given by s। तो हम किस फॉर्मूले से लिखेंगे, s इज इक्वल टू वी टी। तो हमने टाइम निकालना है तो बेटा v इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके हो जाएगा डिवाइड, तो t इज इक्वल टू s ओवर v। तो अब s आपके पास क्या है, s आपके पास है 2l। मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक l, फिर टकराने के बाद दोबारा फिर उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना है तो फिर l कवर करता हुआ पहुँचा, तो l और l 2l हो गए। और वेलोसिटी उसकी क्या है, v1x। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, v1x है। द नंबर ऑफ कोलिजन इन डेल्टा टाइम इज़ 1। मतलब इस टाइम में एक दफ़ा कोलिजन हुई है, ये जो आपने टाइम निकाला है इसमें सिर्फ एक दफ़ा कोलिजन हुई। कैसे, यहाँ से मॉलिक्यूल्स गए हैं, टकराए हैं और टकरा के वापस आ गए, तो एक कोलिजन हुई है। और इस एक कोलिजन में कितना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, वो है -2mv1x है। ठीक है, इतना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है इस एक कोलिजन में। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के। तो आपने ये पढ़ा हुआ है F इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर टी। तो बेटा इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एफ की जगह आ जाएगा f1x, क्योंकि हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, f1x। और बेटा ये चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या है, -2mv1x, ये आ गया। और t की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। अब बेटा डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दें, 2l ओवर v1x। तो बेटा v1x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, v1 का स्क्वायर हो गया, 2 के साथ कैंसिल आउट, तो आपके पास आया -m v1x का स्क्वायर ओवर l। अब देखिए ये आपने अभी जो पीछे रिलेशन देखा, ये वो फोर्स थी जो एग्जर्टेड बाय फेस ABCD ऑन द मॉलिक्यूल्स। ये वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स पर फेस ABCD लगाता है। ठीक है, आपके पास ये जो फोर्स आई है f1x, ये वो फोर्स है जो फेस ABCD जो है वो मॉलिक्यूल्स पर लगाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो भी तो फोर्स लगाएंगे। तो बेटा उसकी फोर्स क्या, वो फोर्स जो है वो ऑपोजिट होगी फेस ABCD के। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन ABCD फेस इज गिवन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, जो पीछे फोर्स है ये फेस ABCD ने मॉलिक्यूल्स पे लगाई है। अब एज अ रिज़ल्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी फोर्स लगाएंगे उस पर जो है फेस पर। तो लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मॉलिक्यूल्स जो है वो लेफ़्ट साइड पर फोर्स लगा रहे हैं, जबकि फेस ABCD जो है वो सॉरी बेटा मॉलिक्यूल्स जो है वो राइट साइड पर फोर्स लगा रहे हैं, और साइड जो ABCD है वो लेफ़्ट साइड पर लगा रहे हैं। ठीक है, कोलिजन के बाद तभी तो वापस जाएंगे। तो इसलिए क्या है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा क्या आएगा पीछे, यही वाली इक्वेशन हम लिखेंगे -m v1x इंट ओवर एल, लेकिन माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि फेस ABCD ये वो फोर्स है ना जो फेस ABCD मॉलिक्यूल्स पे लगा रहा है। तो देखिए फेस ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी, नेगेटिव x डायरेक्शन में थी, तो इसलिए इसके साथ माइनस आ गया। लेकिन मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इसके साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन फेस ABC परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इस फेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जब सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ फोर्स लगाएंगे तो बेटा उसको हम कैसे निकालेंगे, FX। ये FX जो है वो इंडिकेट कर रही है फोर्स होल मॉलिक्यूल्स की फोर्स जो कि लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा f1x फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए, f2x सेकंड मॉलिक्यूल के लिए, f3x थर्ड मॉलिक्यूल के, सो ऑन fnx आ जाएगा। अब 1x 2x 3x की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए 1x की ये वैल्यू है, तो 2x के लिए यहाँ बस v के साथ 2x आ जाएगा, 3x सो ऑन आ जाएगा। अब बेटा सब में m ओवर l कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, पीछे ये चीज़ बन गई। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड एल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। एल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई इसलिए करें क्योंकि हमने इसको प्रेशर की फॉर्म में लेके जाना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, P इज़ इक्वल टू F ओवर E। तो मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया होना चाहिए। ठीक है, फोर्स ओवर एरिया आपके पास होना चाहिए। तो क्यूबिकल बॉक्स के केस में आपने एरिया एल स्क्वायर ही पढ़ा है। ठीक है, आपने कहा ना एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो इसलिए मैंने क्या किया, एल स्क्वायर के साथ बोथ साइड जो है वो डिवाइड कर दिया। इसको भी एल स्क्वायर के साथ, इसको भी, देखिए एल था, एल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एल क्यूब आ गया। तो बेटा FX ओवर एल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, PX के। ठीक है, प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, सिंपल P नहीं लिखना, PX लिखना है क्योंकि फोर्स FX है आपके पास। तो यहाँ PX आ जाएगा, M ओवर एल क्यूब आ गया। ठीक है,
अब बेटा डेंसिटी का अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसका मास m है, तो n क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हैव मास मतलब वन मॉलिक्यूल के लिए n है, तो वन मॉलिक्यूल हैज़ मास m एंड n मॉलिक्यूल्स हैव मास। अगर मतलब एक मॉलिक्यूल है तो उसका मास हम m ले रहे हैं, तो n अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका मास क्या होगा, n m। तो सिंपली आप क्या करोगे, n को m के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। देयरफॉर टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज nm। टोटल मास कितना आ गया, nm आ गया। तो अब बेटा बेशक यहाँ m की जगह nm पुट कर दें या इस तरीके से कर लें, ठीक है। m की जगह आप n ओवर जो है m की जगह nm पुट कर सकते हैं, फिर m ओवर l क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अच्छा ज़रा देखें डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ मैस आपके पास क्या है, एन एम है, ठीक है। मैस आपके पास क्या है, एन एम है, और वॉल्यूम आपके पास क्या है, एल क्यूब है। अभी आपको शुरू में बता दिया कि वॉल्यूम हमने एल क्यूब लिया है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो बेटा आपको क्या चाहिए, एम ओवर एल क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ एन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा अब आपने एम ओवर एल क्यूब की जगह क्या पुट करना है, रो ओवर एन। तो आपने रो ओवर एन पुट कर दिया, ये चीज़ आ गई। अब एन को अंदर मतलब वेलोसिटीज़ की टर्म के साथ इसको डिवाइड कर दो, तो बेटा ये आपके पास बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास है एवरेज वेलोसिटी आ गई मॉलिक्यूल्स की अलोंग एक्स एक्सिस, ये रो एज इट इज़। अब दिस इज़ द प्रेशर exerted बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन फेस ए बी सी डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो ये वो प्रेशर है जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फेस ए बी सी डी पर लगा रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर किसके हैं, अलोंग मतलब परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। तो मैंने बता दिया था कि फेस आपका यूँ है और एक्स एक्सिस ये है, तो ये क्या बन गए, परपेंडिकुलर। तो अगर आप प्रेशर जो है वो सिमिलरली द प्रेशर exerted by all the molecules on the face which is perpendicular to the y axis and z axis। अगर हम y axis और z axis के लिए निकालना चाहें तो पहले बेटा हमने प्रेशर निकाला है साइड ए बी सी डी ए के लिए जो x axis के परपेंडिकुलर था। अब हम y axis और z axis के लिए भी निकालेंगे, तो बेटा सेम आएगा। तो बस आपने क्या करना है, वी एक्स को रिप्लेस कर देना वी वाई और वी जी के साथ। तो ये आपके पास जो है वो प्रेशर आ गया, प्रेशर exerted by the molecules on face which is perpendicular to z axis। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर इज इक्वली एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर मतलब हर डायरेक्शन में एक जैसा ही प्रेशर लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पी एक्स इज़ इक्वल टू पी वाई इज़ इक्वल टू पी जी। मतलब जितना प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस लगेगा उतना ही प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस लगेगा, और उतना ही प्रेशर जो है वो अलोंग जी एक्सिस लगेगा। तो हमने पी एक्स पी वाई और पी जी की वैल्यू पुट कर दी, रो वी एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर, एवरेज ऑफ वी वाई स्क्वायर, एवरेज ऑफ वी जी स्क्वायर। तो अब रो कांस्टेंट है तो रो को हम जो है वो ख़त्म कर देंगे, पीछे ये चीज़ बच गई। अगर हम वेक्टर एडिशन करें तो बेटा एवरेज वेक्टर, अगर वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर लेकर उसकी एवरेज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ वी सी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ वेलोसिटीज़ भी सेम है। अभी आपने ये देखें, आपने कहा वी एक्स की वी एक्स स्क्वायर एवरेज जो है वो वी वाई स्क्वायर एवरेज के इक्वल है, और वी वाई स्क्वायर एवरेज जो है वो वी जी स्क्वायर के इक्वल है। मतलब ये भी वी एक्स स्क्वायर एवरेज के इक्वल है और ये भी वी एक्स स्क्वायर एवरेज के इक्वल है। तो यहाँ वी वाई की जगह भी वी एक्स का स्क्वायर पुट करेंगे और वी जी की जगह भी वी एक्स के वी स्क्वायर एक्स पुट करेंगे। तो बेटा फिर इनको ऐड किया तो थ्री वी स्क्वायर एक्स का एवरेज आ गया। अब आपने क्या करना है, वी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास वी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ गई, वो किसके इक्वल आ रही है, 1/3 वी स्क्वायर की एवरेज के। तो प्रेशर आपके पास क्या आएगा, P इज़ इक्वल टू पी एक्स, और वह किसके इक्वल आ जाएगा, रो यही वाली चीज़, ठीक है। P इज़ इक्वल टू पी एक्स इज़ इक्वल टू रो वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। वो क्या है, 1/3 रो वी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने क्या किया, वी एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब आपने यूज़ करना है डेंसिटी किसके इक्वल है, एन एम ओवर एल क्यूब के। पीछे आपने पढ़ा रो ओवर एन इज़ इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब। अब एन आपने दोबारा यहाँ डिवाइड हो रहा हो तो जाके इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ जो रो है ना, यहाँ रो जो है इसकी जगह पुट कर दें 1/3 एज इट इज़, रो की जगह पुट कर दें एन एम ओवर एल क्यूब और वी की स्क्वायर आ जाएगा एवरेज, ठीक है। और अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 2 के साथ डिवाइड भी करना है।
तो 2 के साथ जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर आ गया और 2 के साथ जो डिवाइड किया वो यहाँ आ गया। अब देखिए m को भी अंदर आप ले गए, v स्क्वायर पहले से ही एवरेज में था, तो ये आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर बन गया। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी जगह पुट कर दी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ एन भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एल क्यूब भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ। या आप ये भी कह सकते हैं एन ओवर एल क्यूब कांस्टेंट है, तो हम इसको एन नॉट के इक्वल ले लेते हैं। ये आपके पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या रिलेशन बना आपके पास, आपके पास बना एन ओवर एल क्यूब भी हो गया 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ प्रेशर इक्वल आ गया 2/3 एन नोट एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, 2/3 एन नोट कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगे फेस पर, और जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो उतना ही कम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास था द प्रेशर exerted by ideal gas molecules is directly proportional to the average translation kinetic energy of the gas molecules। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक इंटरप्रेशन देनी है टेम्परेचर की ऑफ गैस ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। बेटा काइनेटिक थ्योरी की बेस पर हमने काइनेटिक इंटरप्रेशन देनी है टेम्परेचर के लिए। तो काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर, तो इसके लिए सबसे पहले हम आइडियल गैस लो यूज़ करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के। तो यहाँ आर आपके पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, और एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अगर 1 मोल जो है, अगर हम गैस का 1 मोल लेते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स है एन ए, तो अगर हम गैस के एन मोल दें तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हम सिंपली एन को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एन ए क्या है बेटा, एवोगैड्रोस नंबर। तो इसके अलावा एन मोल्स ऑफ गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो एन होते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है और पीछे इक्वेशन 1 है, तो दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास n इज इक्वल टू एन ए आ गया। तो इसमें से n निकालना है, n ओवर एन ए आ गया। अब आपके पास आइडियल गैस लो है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो इसमें से पी वी इज इक्वल टू एन की जगह पुट कर दें n ओवर एन ए और आर टी आ जाएगा। अब बेटा यहाँ जो n ओवर r ओवर एन ए है, r ओवर एन ए की जगह के आ गया और आपके पास इक्वेशन बन गई पी वी इज इक्वल टू एन के टी। तो इसमें से आपको पी चाहिए तो वी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो के आपके पास मैंने बता दिया कि आपने क्या लिया, आर ओवर एन ए। तो ये के आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23 जॉल पर केल्विन। अभी आइडियल गैस प्रेशर निकाला आपने, पी इज इक्वल टू 2n ओवर 3 एल क्यूब काइनेटिक एनर्जी, और एल क्यूब आपके पास क्या है, वॉल्यूम। तो अब एक आपके पास प्रेशर की ये इक्वेशन बन रही है और एक ये, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर किया, एन के टी वी ओवर 2n ओवर 3 वी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बेटा एन के साथ कैंसिल आउट, वी के साथ कैंसिल आउट, के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो गया, तो टी किसके इक्वल आया, 2/3 के एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ये पूरा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो बेटा कांस्टेंट ख़त्म किया तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आया, टी का डायरेक्ट रिलेशन आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इसका मतलब है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। मतलब मॉलिक्यूल्स का गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर गैस का टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।